अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ। इसमें मैं कवर करूँगी क्लास 6 से लेके 10th क्लास तक की एनसीईआरटी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं अभी। तो इसमें मैं आपको 7th 8th चैप्टर तक सारा करवा चुकी हूँ। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हों तो प्लीज़ उनको देखिएगा। और चलो स्टार्ट करूँगी अब मैं 9th चैप्टर, दैट इज़ सॉइल। अब देखो, पहले हम थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं कि पहले हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा। हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया, हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया, हमने साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब देखो, उसके बाद आता है जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ सॉइल। अब देखो, सॉइल में हम अगर एक तरीके से देखें तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर सॉइल नहीं होगी तो कैसे हम क्रॉप्स को उगाएंगे, अगर क्रॉप्स नहीं होंगी तो हम क्या खाएंगे। सो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है। अब देखो, अगर हम शुरू करते हैं, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बाय होल्डिंग इट। देखो, सॉइल ही जो है वो प्लांट्स के एक तरीके से हम देखें तो उनका घर है ना, क्योंकि वही उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, नरिशमेंट देता है, वही उनको होल्ड करके रखता है। उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल। सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और हमने देखा कि किस प्रकार से हम हमारे लिए कॉटन जो है वो हम प्लांट से लेते हैं तो हमारे कपड़ों के लिए यूज़ होता है ना। शेल्टर, हम ज़मीन पर घर बनाते हैं ना। दूसरी तीसरी चीज़, एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर मतलब अगर सॉइल नहीं होगी तो उस पर हम खेती कैसे कर पाएंगे और फिर हम खाएंगे क्या। सो इन शॉर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ और लिविंग organisms on this earth. The earthy fragrance of the soil after the first rain is always refreshing। और अभी देखो, बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो आप जब पहली बारिश होती है तो जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है मिट्टी की, इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग और काफ़ी रिजुवनेट करती है वो हमारे माइंड को, कि वो एकदम सौंधी सी स्मेल आती है। सॉइल टीमिंग विद द लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, Faheli and Buzo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. अब देखो, जो पहेली एंड बूझो हैं, उन्होंने देखा कि जब बरसात का मौसम था तो उसमें से मिट्टी में से एक अर्थबॉम्ब निकल रहा था। तो देखो, हम ऐसे नॉर्मली देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, ये सब कहाँ रहते हैं? ज़मीन में रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं। सांप, बिच्छू, चूहा, ये सब काय में रहते हैं? ज़मीन के अंदर मिट्टी में पाए जाते हैं। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली। यू कैन यूज़ हैंड लेंस, एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल द टेबल। अब देखो, अगर आप देखेंगे कि अगर हम कोई भी मिट्टी लें, गार्डन की सॉइल ले लें या फिर किसी आप गमले में से सॉइल लेना और आप देखना उसको, जब आप ऑब्जर्व करेंगे माइन्यूटली तो आपको उसमें छोटे 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 क्या दिखेंगे? इंसेक्ट्स दिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। तो ये क्या बताते हैं कि जो सॉइल है, इट इज़ द हाउस ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें रहते हैं। तो आपको ये टेबल दी गई है, आप उसको ऑब्जर्व करके आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden। अब देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप सॉरी, अगर आप कहीं भी किसी भी सॉइल को सैंपल को कलेक्ट करेंगे किसी गार्डन से या किसी ओपन स्पेस से, तो आपको उसमें कोई प्लास्टिक या ग्लास या फिर पॉलीथीन का जो अवशेष है वो ज़रूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ कर लिया है और ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, कि ये कभी भी नष्ट नहीं होते। तो इनका सैंपल्स हमें सॉइल में से मिलते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है सॉइल पोल्यूशन
पॉल्यूशन का, मतलब सॉइल को ये पॉल्यूट करते हैं। सॉइल को पॉल्यूट करेंगे तो वहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल, दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज, और देखो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं, तो ये सब भी जो हमारे सॉइल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि सॉइल को क्या बनाते हैं, रिच बनाते हैं फॉर द ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, है ना। तो इसके लिए जब जो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं सॉइल की, है ना, फर्टाइल बनाते हैं सॉइल की फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। और अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हार्म करते हैं क्रॉप को, उनके साथ जो इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर जाते हैं। सो हमें काफ़ी मतलब कम मात्रा में इनका यूज़ करना चाहिए और हमें ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे फ्रेंडली, मतलब कि फार्मर फ्रेंडली जो पेस्ट्स हैं वो क्या करें, बच जाएं। और ऑर्गेनिक खेती काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होती है, वो नेचर को हार्म भी नहीं करती। सो वी शुड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई वांट टू नो वेदर द सॉइल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज टू मेक टॉयज़। क्या जो सॉइल फील्ड में रहती है क्या वो हम टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ओके, यू शुड आस्क टू योर मदर। देन soil profile. Soil is composed of a distinct layer. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. Take a little soil, break the clumps with your hands to powder it. Now take a glass tumbler 3/4 filled with the water and then add a handful of the soil to it. Stir it well with the stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards observe it and answer the following questions. अब आपको क्या करना है, एक सॉइल लीजिए, उसको आप पीस लीजिए और फिर उसको क्या करिए, एक जो पानी है मतलब ग्लास लीजिए वाटर का और उसमें आप घोल दीजिए ग्लास का। ठीक है, फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए घोलने के बाद। तो आप क्या पाएंगे, देखो इस प्रकार से जो ग्रेवल्स हैं, जो बिल्कुल एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे। फिर उसके ऊपर जो रेतीली मिट्टी है वो उसके ऊपर जम जाएगी। फिर क्ले, मतलब वो चिकनी मिट्टी जो रहती है ना, वो सबसे ऊपर आके जम जाएगी। उसके बाद पानी, और उसके बाद जो भी ह्यूमस मतलब छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटे छोटे फूल पत्ती, ये सारी चीज़ें ऊपर तैरने लगेंगी। तो इस प्रकार से जो सॉइल है वो फॉर्म होती है। डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन अ ग्लास टम्बलर? यस, हमें अलग अलग, अगर हम ऐसे सॉइल को घोल देंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो यू शुड प्रैक्टिस इट एट योर होम। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। देखो अब सॉइल किस प्रकार से बनती है, सॉइल कैसे बनती है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो किस वजह से, जब वो ब्रेक होती हैं रेन की वजह से, विंड की वजह से, ठीक है, एक दूसरे से टकरा के जब वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो जो फाइन पार्टिकल्स धीरे 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 करके वेदर की वजह से, है ना, आसपास के वातावरण की वजह से वो क्या में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस। किस प्रोसेस को, एक रॉक से सॉइल बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। और जो नेचर है सॉइल का, मतलब लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब काय पे डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार की जो चट्टान है उससे ये बनी हुई है ना। एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और फिर मिट्टी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो प्लांट्स हैं, किस प्रकार के माइक्रो न्यू ऑर्गेनिजम्स इनमें प्रेजेंट होंगे। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। और फिर अब हम एक सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हर एक जो लेयर है वो डिफरेंट होती है। ईच लेयर डिफर्स इन फील
color, depth and chemical composition. These layers are referred to as horizons. अब ये देखो, ये एक सॉइल प्रोफाइल तैयार करी गई है कि जो हर लेयर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है उसके टेक्सचर में। अगर आप छू के देखेंगे तो सारे जो टेक्सचर होंगे, मतलब एक तरीके से जो लेयर्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, एक दूसरे से। अब देखो, देखते हैं। Soil fertility provides nutrients to growing plant and can retain more water is called the topsoil or ए हॉरिजॉन। अब देखो, अब हम पहले पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सॉइल की जो प्रोफाइल है उसको प्रिपेयर किया गया है। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। हम देखो, जब हम देखते हैं नॉर्मली ज़मीन पर तो हमें सबसे ऊपरी सतह दिखाई देती है। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ द रिसेंटली डग डिच्ड वी कैन सी द इनर लेयर। और अगर हम खोदते हैं तो आपने देखा होगा कि एकदम नमी वाली मिट्टी निकलती है, थोड़ी गीली गीली सी मिट्टी निकलती है, ठीक है। सच व्यूज अनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। सच सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन बाय डिगिंग अ बैल और अ लेयरिंग द फाउंडेशन। अगर आपने कभी भी कुआं खुदते हुए देखा होगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से मिट्टी निकलती है, पत्थर भी निकलते हैं उसके अंदर से, है ना, लाल मिट्टी निकलती है, कंकड़ निकलते हैं, रेत जैसा। तो अलग अलग ये जो होते हैं इसको बोलते हैं होराइजन्स ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल की अलग अलग सतह। द अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस। जो अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपरी सतह होती है, देखो ये वाली जो हमें दिखाई देती है, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसमें ह्यूमस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसको बोला जाता है टॉप सॉइल और इसको बोलते हैं होराइजन ए, जो कि काय के लिए काम आती है, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। फिर उसके बाद दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एस बॉम्ब्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। और जो टॉप सॉइल है यहीं पे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चूहे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, झींगुर एंड केचुए, ये सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। देन द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उनके जो रूट्स हैं वो सिर्फ टॉप सॉइल तक रहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके रूट्स जो हैं वो हज़ारों किलोमीटर्स डीप इनसाइड तक रहते हैं। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ द मिनरल्स। फिर उसके नीचे जो लेयर होती है उसमें कम अमाउंट रहता है ह्यूमस का, लेकिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखो, हमने देखा है ना, जो मिनरल्स हैं वो डीप इनसाइड अर्थ मिलते हैं, ऊपरी सतह पे नहीं मिलते, क्योंकि ऊपरी सतह पे ह्यूमस ज़्यादा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि काय के लिए यूज़फुल होते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप और फॉर द प्लांट्स। लेकिन जो दूसरी लेयर होती है वो काय में रिच होती है, वो मिनरल्स में रिच होती है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। और ये कैसी होती है, थोड़ी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू द टॉप लेयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बी हॉराइजन और द मिडिल लेयर। द थर्ड लेयर इज अ सी हॉराइजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड सेरेबिक्स। अब देखो, दूसरी लेयर जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जो तीसरी लेयर है सी हॉराइजन, इसमें छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रेत पाए जाती हैं। देन below this layer is a bed rock which is a hard and difficult to dig with the space। और फिर उसके नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, जिसके मतलब बहुत कड़क चट्टानें रहती हैं जिसको डिग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि किस प्रकार से सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है डिफरेंट हॉराइजन्स में। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सॉइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, अलग अलग प्रकार की सॉइल। किसी भी जगह के आपने देखा होगा कि हर एक 10-15 किलोमीटर के बीच में जो सॉइल का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो उस प्रकार से जो सॉइल के टाइप्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स लगाई जाएंगी। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ द rocks produces small particles of various materials. These include sands and clay.
जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, मतलब हमने देखा था ना किस प्रकार से चट्टानों से छोटे छोटे पार्टिकल्स से कन्वर्ट होके सॉइल बनती है, ठीक है। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और इनमें क्या इन्वॉल्व होता है, अगर पूरी तरीके से वो घिस गई है तो वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर नहीं घिस पाई है तो वो एकदम ककड़ीली मिट्टी हो जाती है। डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, और ये काय पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की चट्टान से ये बने हुए हैं, दैट इज द पेरेंट रॉक, और जिस चट्टान से ये बने होते हैं उसको बोला जाता है पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड द ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल, एंड दैट मिक्सचर मतलब सॉइल का ह्यूमस पार्टिकल्स और रॉक का जो मतलब रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक पेरेंट रॉक चाहिए जिससे फाइन पार्टिकल्स कन्वर्ट होके वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा सॉइल को बनाते हैं। फिर एक सॉइल बनने के लिए उसमें ह्यूमस का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद दैट इज कॉल्ड सॉइल, और फिर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स, अर्थवॉर्म, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं होंगे किसी भी सॉइल के अंदर तो वो सॉइल कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है, मतलब डेड सॉइल हो जाती है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज, और सॉइल को हम कैसे क्लासीफाइड करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग पार्टिकल्स किस प्रोपोर्शन में उसमें प्रेजेंट है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर कंकड़ पत्थर ऐसी रेतीली मिट्टी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं रॉक के, तो दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, अगर देखो सॉइल में फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा है, मतलब एकदम चिकनी जो मिट्टी होती है, तो हम उसको बोलते हैं क्लेई सॉइल। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज लोमी सॉइल। और कोई कोई मिट्टी कैसी होती है जिसमें चिकनापन भी होता है और दरदरापन भी होता है, वो कैसी सॉइल कहलाती है, हमारी लोमी सॉइल कहलाती है। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी। तो सॉइल को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 प्रकार में बांट दिया, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल, है ना। ककड़ीली मिट्टी, एक चिकनी मिट्टी होती है और एक होती है दरदरी, मतलब कि जिसमें फाइन पार्टिकल्स और क्लेई, मतलब दोनों प्रकार से दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, और जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स होता है सॉइल में उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करने में। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। These spaces are filled with air. We say that sand is a well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. So sandy soil tends to be light, well aerated and rather dry. ठीक है। अब देखो अगर हम सैंडी सॉइल के बारे में बात करें तो सैंडी सॉइल का मतलब क्या हुआ, ककड़ीली मिट्टी। ककड़ीली मिट्टी मतलब कि उसमें कंकड़ ज़्यादा होंगे, अगर कंकड़ ज़्यादा होंगे तो वो मतलब एक उसका लंप नहीं बन पाएगा, वो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, और उनमें क्या होगे, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, और स्पेस होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कैसे होंगे, एरिएटेड, एयर उनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी। फिर वो जो होल्स रहेंगे अगर बारिश होगी तो उनमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो इसके और फिर उसके बाद अगर वाटर उनमें भर जाएगा और फिर उसके बाद जब सन आएगा तो फिर वो ड्राई हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो सैंडी सॉइल होती है वो कैसी होती है, ड्राई सॉइल होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली हम उनको बाइंड नहीं कर सकते, उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होता है। देन क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। अब जो क्लेई सॉइल होती है, मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक clay particles being much smaller packed tightly together leaving little space for air. Unlike sandy soil
Water can be held in a tiny gaps between the particles of the clay. So clay soils have little air but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. देखो, देन उसके बाद आती है हमारी कौन सी सॉइल, क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये एकदम बंधे हुए रहते हैं, इसकी वजह से इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता और इस वजह से क्या होते हैं ये, दे हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब उनके पास जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो क्ले सॉइल्स हैव अ लिटिल एयर बट दे आर हैवी एंड दे होल्ड मोर वाटर दैन द सैंडी सॉइल। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज़ लोमी सॉइल। अब जो टॉप सॉइल होती है जिसपे प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं दैट इज़ लोमी सॉइल, मतलब वो मिक्सचर होता है सैंडी सॉइल का और क्लेई सॉइल का। Loamy soil is a mixture of a sand, clay and another type of soil particles known as silt. इसमें लोमी सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्ले प्रेजेंट होता है और कुछ सैंडी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और सिल्ट प्रेजेंट होता है। देन व्हाट इज सिल्ट? Silt occurs as a deposits of river beds. The size of the silt particles is between those of the sand and clay. अब जो सिल्ट होता है वो काय की वजह से डिपॉजिट किया जाता है, जैसे कोई भी रिवर किसी भी मिट्टी की सतह पर से जब निकल जाती है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो छोड़ के जाती है उसके बाद वो कहलाता है सिल्ट एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड इट मेक्स सॉइल वेरी मच फर्टाइल। द लोमी सॉइल इज ऑल्सो हैज़ अ ह्यूमस इन इट, और जो लोमी सॉइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है, मतलब जितनी प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरत है उतनी ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर होती है। अब देखो जो एक्टिविटी है इसको पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल। अब इसमें आपको लोमी, क्लेई और सैंडी सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और फिर आपको क्या करना है, remove any pebbles, rocks or grass blades from it. Now add a water drop by drop and knead the soil. Add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be sticky. मतलब आपको इतना पानी डालना है कि आप उसको अच्छे से उसकी बॉल बना सकें। Try to make a ball from this soil. Now on a flat surface, roll this ball into a cylinder. Try make a rinse from the cylinder and repeat this activity with the other samples. Thus the extent to which the soil can be shaped indicated this type. अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप सॉइल लीजिए और उसका एक लंप, मतलब आप उसे डो की तरह गूंथ लीजिए और फिर आप उसके सिलेंड्रिक बनाकर और आप अलग अलग शेप में उसको बनाकर देखिए कि किस प्रकार से कौन सी सॉइल से आपको बनाने में आसानी होती है, शेप अच्छे से किस सॉइल में बन जाते हैं। यू शुड प्रैक्टिस इट। नाउ अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ द सॉइल। अगर हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ लिया, अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग जो सॉइल होते हैं उनके अलग अलग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बूजो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 centimeter each, one on the floor of their house and other on the kacha road. They filled 2 bottles of the same size with the water. They emptied the water from the bottle, one each, at the same time in the 2 squares, and they observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. On the kacha road, on the other hand, the water was observed, द वाटर वॉज एब्जॉर्ब। अब देखो आपने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक पक्की जो जगह है, फ्लोर है जो हाउस का, उसके ऊपर आप एक स्क्वायर बना दीजिए और जो कच्चा रोड है उसके ऊपर एक स्क्वायर बना दीजिए और फिर उस पर ऊपर पानी डालें। तो हमें क्या देखेंगे कि जब हम फ्लोर पे वाटर को स्पेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, लेकिन जब हम उसी कच्चे सरफेस पर जब हम वाटर को डालेंगे तो वो क्या कर लेगी, जो सॉइल है वो एब्जॉर्व कर लेगी। तो ये क्या होता है, परकोलेशन रेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल, मतलब कि सॉइल की जो एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है वो कितनी है।
For this activity, divide yourself into 3 teams. Name the team A, B, and C. Now you will find that how fast the water passes down the soil. अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से जो वाटर है वो सॉइल से कितने जल्दी पास होता है. If possible, get a small tin can and cut off its bottom. If the PVC pipe is available, cut into 20 centimeter long piece and use them. At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. Pour 200 ml of water in the pipe slowly. For measuring 200 ml water, you can use any emptied 200 ml bottle. Now the time when you start pouring water, when all the water has percolated, leaving the pipe emptied. Note the time again. Be careful not to let the water spill over the or run down on the outside of the pipe while pouring. Calculate the rate of percolation using the following formula. अब आपको क्या करना है, आप एक स्मॉल टिन ले लीजिए और एक पाइप ले लीजिए पीवीसी का, और उन दोनों को आप मतलब एक ऐसी जगह पे रख दीजिए वेयर यू कलेक्टेड द सॉइल. ठीक है, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में आप उनको लगा दीजिए और फिर वाटर को आप पॉर करिए उसमें से, और फिर नोट करो कि किस प्रकार से जो पॉरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, और टाइम को आपको नोट करना है. पर्कुलेशन रेट कितना है, मतलब कितने टाइम में जो सॉइल है उसने वाटर को एब्जॉर्व किया. अब आपको इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेटिंग टाइम, मतलब कि कितना आपने अमाउंट ऑफ वाटर डाला और कितना टाइम लगा उसको पर्कुलेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू पर्कुलेट. मतलब अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि उसको 200 ml को पर्कुलेट करने के लिए उसको 20 मिनट्स लगे, तो उसका आंसर क्या आएगा कि मतलब वो 10 ml पर मिनट वाटर को क्या कर रहा है, पर्कुलेट कर रहा है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. इट एक्चुअली डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू एब्जॉर्ब द वाटर. ठीक है, तो फिर उसके बाद हम काय के बारे में पढ़ेंगे, मॉइस्चर इन द सॉइल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सॉइल मॉइस्चर नहीं होगा सॉइल में तो वो कैसी सॉइल कहलाएगी, डेड सेल सॉइल कहलाएगी, और वो काय के लिए यूज़ नहीं करी जा सकती अच्छे से, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. क्योंकि अगर सॉइल का प्रोडक्शन करना है तो हमारी जो सॉइल है अगर हमें क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन करना है तो हमारी जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होनी चाहिए. तो थैंक यू सो मच. और जो मॉइस्चर इन द सॉइल है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी. और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.